हमारी समझ बढ़ती गई, हमने धीरे धीरे उन चीजों के बारे में जानना शुरू किया, बादलों का गरजना, थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है, ये सारी की सारी जो अनसर्टेन फिनोमेना होती रही हमारी लाइफ में, उन सब चीजों को हमने देखा। तो अगर हम देखें हमारे प्लेनेटरी सिस्टम को, तो हमारे प्लेनेटरी सिस्टम का किंग जो है वो है हमारा सन। ये इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसके अकॉर्डिंग हम सब चल रहे हैं। तो ये है हमारा स्मार्ट सा सन। और अगर सन के बाद हम प्लेनेटरी सिस्टम के स्टार्स की बात करें, अपने प्लेनेटरी सिस्टम के, तो सबसे पहले जो मिलता है हमको वो है मरकरी। मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है मार्स, मार्स के बाद आता है जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद प्लूटो, प्लूटो के बाद नेपच्यून, और एक प्लेनेट को प्लेनेटरी सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। तो अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो ये हो गया हमारा सन। सन के पहले जो है वो मरकरी, मरकरी के ठीक बाद आपको मिलेगा वीनस, वीनस के ठीक बाद आपको मिलेगा अर्थ, अर्थ के ठीक बाद आपको मिलेगा मार्स, और मार्स के बाद जुपिटर। ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, और मजे की बात यह है कि ये गैस जाइंट है, मतलब इसके पास अर्थ क्रस्ट जैसा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। जुपिटर के बाद अगला आता है सैटर्न। सैटर्न का आइडेंटिफिकेशन उसकी रिंग से होता है, उसके किनारे पर कीचड़ की एक रिंग है जिसके जरिए हम सैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद प्लूटो एंड नेपच्यून, सैटर्न, प्लूटो एंड नेपच्यून, ठीक है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, गौर से देखिए और सीखिए। जस्ट लर्न एंड फाइंड आउट व्हाट वी आर सेइंग। इसके बीच बीच में कुछ एस्ट्रॉइड्स घूमते हुए पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूपर बेल्ट। जहां पर छोटे छोटे ढेर सारे, अभी इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। ये है क्यूपर बेल्ट। अगर हम गौर से देखें तो अर्थ इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसको ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि ऊपर स्पेस से देखने पर इसमें अर्थ क्रस्ट और उस पर मौजूद विशाल पानी की मात्रा दिखाई पड़ती है, और पानी दिखाई देने के कारण इसे ग्रीन प्लेनेट कहा गया है। इसका अपना एक मून है, और ये नेचुरल एस्ट्रॉइड है, या ये कहें नेचुरल एस्ट्रॉइड है जो इसके आसपास चक्कर लगाता है। मरकरी और वीनस के कोई एस्ट्रॉइड्स नहीं है। मार्स के 2 एस्ट्रॉइड है, इसको रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक क्वांटिटी में मौजूद है। तो आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक क्वांटिटी में मौजूद होने के कारण इसको हम रेड प्लेनेट बोलते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड मार्स। ठीक है। आज हमारे साइंटिस्ट बहुत सारा रिसर्च इस पर कर रहे हैं, और बहुत सारी संभावनाएं हैं इन फ्यूचर के हम यहाँ पर कभी ना कभी बच सकते हैं, क्योंकि अर्थ जैसा ही मिलता जुलता इन्वायरमेंट है। जुपिटर की बात अगर हम करें तो ये गैस जॉइंट है। गैस जॉइंट माने पूरा का पूरा गैस से बना हुआ है, और बाहर से देखने पर ये ऐसे ऐसे बेल्ट्स दिखते हैं। इसमें इतने बड़े बड़े वोल्केनो और इतने बड़े बड़े स्टॉर्म्स हैं कि ये मिलियंस ईयर से घूम ही रहे हैं, इसीलिए इस पर लाइफ सस्टेन हो पाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बारी आती है सैटर्न की। तो जो प्लेनेट मार्स के पहले हैं और जो प्लेनेट मार्स के बाद हैं, इनको कहते हैं इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स, और इसको हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स, जो प्लैनेट अपने सन के बहुत पास हैं वो बहुत गर्म हैं, और जो प्लैनेट अपने सन से जितना दूर हैं वो उतना ही ज्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में है। तो जहां बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट है वहां लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। अगर हम बात करें सैटर्न की या प्लूटो की, तो यहाँ का टेम्परेचर -207 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है दिन में ही। यहाँ पर सन की लाइट को पहुंचने में 19 साल लग जाते हैं, और सेम कंडीशन जुपिटर की है। अर्थ, वीनस और मार्स, ये तीनों आपस में काफी कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी बहुत पास है, वो बहुत गर्म है। इतना गर्म है कि 427 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दिन में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर भी लाइफ होना पॉसिबल नहीं है। ऐसी डिस्टेंस जहां एक
इन्वायरमेंट ओरिजिन होने के लिए एक रेस्क्यू टेम्परेचर होता है, वो सिर्फ दो प्लेनेट को मिल रहा है, पहला अर्थ और दूसरा मार्स। तो अर्थ और मार्स की अगर हम बात करें तो इनका इन्वायरमेंट यहां हो सकता है, क्योंकि यहाँ का ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी किसी बुक में 25 मेंशन किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा 15 to 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को हम गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन ऐसे प्लेनेटरी सिस्टम को बोलते हैं जहां पर किसी भी इन्वायरमेंट के ओरिजिन होने की, वेलकम निखिल कुमार जी, जहां पर किसी भी इन्वायरमेंट के ओरिजिन होने के चांस होते हैं। तो जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम स्टार्स की बात करते हैं, मून्स की बात करते हैं, उनके प्लेनेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो एक्चुअल में हम उसमें एलिमेंट डिस्कवर कर रहे होते हैं कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए किन किन एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ये हमारा मॉडर्न साइंस कैलकुलेट करता है। लेकिन ओल्ड एज में, जब हम स्टोन एज में जी रहे थे, या ये कहें कि हम ह्यूमन बनने की प्रोसेस में थे, तो ह्यूमन बनने की प्रोसेस में हमारे अंदर इस बात को लेकर के एक जिसे हम कहते हैं एक जिज्ञासा सी थी, एक वोल्केनो सा हमारे अंदर फूटता था हमेशा ये जानने की कि ये क्या है। इसी को नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं। अब इसी में से एक प्लेनेट जो हमारी है वो है अर्थ। अर्थ अपने एक्सिस पर 23 इंटू हाफ डिग्री कर्व्ड है, 23 इंटू हाफ डिग्री कर्व्ड है, और ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्सिस में रोटेट कर रही है। बात समझिए, क्लॉकवाइज एक्सिस में रोटेट कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग इसमें दो पोल बन जाते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तेजी के साथ रोटेट करती हुई कोई भी चीज अपने दोनों पोलों पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायमेंशन क्रिएट करती है, जिसके कारण इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल बने हैं। जो प्लेनेट अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करते हैं उनको हम स्टार प्लैनेट्स के कंडीशंस में जॉइंट प्लैनेट्स भी कहते हैं, या ग्राउंड प्लैनेट्स भी कहते हैं, जो अपने स्टार्स के अकॉर्डिंग रोटेट नहीं करते। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री में इसकी क्या जरूरत है। तो भाई केमिस्ट्री है तो जाहिर सी बात है एलिमेंट की दुनिया है। एलिमेंट की दुनिया है तो जब तक हमारी बेसिक समझ नहीं बनेगी कि हम केमिस्ट्री में स्टडी किस चीज की करने जा रहे हैं, तो आप पढ़ेंगे क्या। तो इसके लिए केमिस्ट्री की हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मुझे लगता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड नो अबाउट इट, बिकॉज देयर आर ओनली सम ऑफ द टीचर हु आर एक्सप्लेनिंग दिस वेल। Unfortunately, all of them are starting their topics from mole concept or somewhere else. But this is the well-known fact that if you want to know about yourself, about chemistry, about your region and nature, you know yourself first. And this is the introduction that how can a science developed in human evolution. And the chemistry is a part of science. And if you know very well about the science, you know perfectly about chemistry. लोग इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट ये भी क्रिएट करते हैं कि ये बहुत वाहियात विषय है, नहीं आता, रटना पड़ता है समहाउ। दुनिया भर के मिथ्स हैं इसके बारे में। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर आपको किसी ने इस तरीके से वेल नोन प्रिपेयर्ड क्लास 9th और 10th में एक्यूरेट किया होता तो आज आपकी मुश्किल काफी आसान हो जाती। पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मैं जीरो से शुरू करता हूँ कि हर बच्चे को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पहले उसका बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, उसके दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट जाना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि व्हाट यू आर गोइंग टू बी स्टडीज। ठीक है, हाँ बेटा, तो चलते हैं। अब हम इस अर्थ की बात करते हैं। तो अगर आप अर्थ को गौर से देखेंगे तो इस साइड आपको दिखेगा सदर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका के बाद इस तरफ दिखेगा नॉर्दर्न अमेरिका, और इस तरफ आपको दिखेगा अटलांटिक ओशियन। यहां आपको दिखेगा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नीचे की तरफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ मेडागास्कर। यहां आप देखेंगे अफ्रीका से जुड़ा हुआ अरेब, यहाँ इंडिया, इंडिया के साथ लगा हुआ चाइना, और चाइना के साथ यहाँ खूब बड़ा सा जुड़ा हुआ यूरेशिया, जिसमें रशिया भी आ जाता है। साउथ पोल में आप देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा और न्यूजीलैंड मिलेगा। तो हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है वो इसी से मिल करके बना हुआ है। तो अगर गौर से देखा जाए तो अर्थ के इन्वायरमेंट में मटेरियल के कंडीशन से अगर हम बात करें तो इतने सारे प्लेनेटरी सिस्टम में मौजूद ये जो हमारे प्लेट्यूज हैं, इस प्लेट्यूज में
पूरे अर्थ को कवर करने के लिए 75% हिस्सा वाटर बॉडी है। क्या है बेटा? 75% हिस्सा इसका वाटर बॉडी है, और इसके अलावा इसका केवल 25% हिस्सा या 22 या 3% हिस्सा जो है वो लगभग 23% अप्रॉक्स वो लैंड बॉडी है। अप्रॉक्स लैंड बॉडी है, लैंड बॉडी है। और इस लैंड बॉडी में यूज होने वाली लैंड बॉडी केवल और केवल 7 to 9% लैंड बॉडी यूज हो रही है। लैंड बॉडी यूज आज इतने मिलियन पॉपुलेशंस के जरिए भी केवल 7 to 9% लैंड बॉडी हम यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े माउंटेन्स, बड़ी बड़ी नदियां, सब कुछ एक जगह डिस्प्यूटेड है। तो अगर आप देखेंगे तो अर्थ का ये जो इन्वायरमेंट है, जो कि हमारे प्लेनेटरी सिस्टम के गोल्डीलॉक जोन में अवेलेबल है, जहां पर सूरज की इतनी धूप आती है, इतनी सनलाइट मिलती है कि इसका अप्रॉक्स टेम्परेचर 15 to 25 या 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है, वहां पर ऐसा इन्वायरमेंट है जहां लाइफ को सस्टेन करने के लिए सारी की सारी सिचुएशंस मौजूद हैं, या कहें लाइफ को प्रोड्यूस करने के लिए सारी की सारी फिजिकल कंडीशन या फिजिकल एटमॉस्फेयर मौजूद है। अर्थ के ऊपर इसका अपना एक इन्वायरमेंट है, अर्थ के ऊपर इसका अपना एक इन्वायरमेंट है, और ये इन्वायरमेंट ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए या कहें ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बहुत कंट्रोल और कमांड देता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने अर्थ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं अर्थ है कैसी हमारी, और दुनिया में अगर हम आज आए तो कहां से आए। जैसे लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कि हम दुनिया में आए हैं या लाए गए हैं, दैट्स अनदर फैक्ट। सबसे पहले हम अपने इंडिया के अकॉर्डिंग मैप को प्लांट करते हैं। जो आपने अर्थ को देखा 3D में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अर्थ थी, इसमें मैंने बताया कि 27.5 डिग्री पर यह अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, रोटेट करते हुए अर्थ के 3D के प्रिंट को हम 2D में प्लॉट कर रहे हैं। तो गौर से देखिएगा कि 3D का प्रिंट 2D में वर्ल्ड मैप हमें दिखता कैसे है। मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाऊ है। अगर हम देखेंगे अर्थ को बीच से डिवाइड करने वाली लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटर। और इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री पर एक लाइन हाइपोथेटिकली फॉर्म की गई है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैंसर। और साउथ पोल में भी 23.5 डिग्री पर एक लाइन प्लॉट की गई है, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। जरा सोचिए, भारत वाले कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, लेकिन भारतीय ज्योतिषियों को, जो हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, ओल्डन एज में ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन सब पीरियड्स में उनको कैप्रिकॉर्न का नॉलेज था, जबकि ये प्लेनेटरी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से देखा जा सकता था। उस जमाने में भी इनको इस तकनीक का नॉलेज था, और इन्होंने इसकी एक्चुअल डिफिनीशन तक, एक्चुअल डिस्टेंस तक पहले से ही प्लेनेटरी सिस्टम में मेंशन की गई है। तो आप देखेंगे, अभी आपको तो पता लगेगा धीरे धीरे, इसीलिए हम प्लेटफॉर्म को बहुत तेज नहीं खींच रहे हैं, स्लो मोशन में, धीरे धीरे, ताकि आपकी साइंस के अकॉर्डिंग एक जो नेचर होता है वो धीरे धीरे डेवलप हो। आप सीखें कि व्हाट इज साइंस एंड हाउ इट कैन बिल्ड एंड डेवलप्ड विद टाइम टू टाइम, क्योंकि ये चीजें आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इस चीज को मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, ताकि साइंस के बारे में आपकी एक सामान्य सी समझ डेवलप हो सके। This is a reminder only that how you can understand and interact with science, especially with chemistry. This is the most favorable topic of the world that each and every people wants to do, that what he know about chemistry. Let अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की कंडीशन आप देखेंगे, यहाँ आपको दिखेगा ऐसे छोटा सा, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है चाइना, चाइना के साथ जुड़ा हुआ है इंडिया, के साथ ही जुड़ा हुआ है ये इधर पूरा का पूरा यूरेशिया। यहाँ पर आप देखेंगे जापान, जापान के बाद पाकिस्तान, ईरान, इराक, और ये अरब कंट्रीज। अरब कंट्रीज से ठीक सटा हुआ यहाँ मिलेगा आपको इजराइल और इजिप्ट, आजकल यहाँ जंग चल रही है। ये है हमारा अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका,
ये है सदर्न अफ्रीका। अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो तीनों लाइन को टच करता है। और यहाँ पर आपको मिलेगा मेडागास्कर। सदर्न पोल में आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ मिलेगा आपको न्यूजीलैंड। भारत के साथ ही यहाँ म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ये सब मिलेंगे। ऊपर की तरफ नेपाल, भूटान, सिक्किम से जुड़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पर जापान, न्यूजीलैंड यहाँ मिलेगा। अगर हम अमेरिका की बात करें तो इस पोल में यहाँ पर नॉर्दर्न अमेरिका है और यहाँ पर अटलांटिक बेसिन के ऊपर ग्रीनलैंड है और यहाँ पर है सदर्न अमेरिका, मैक्सिको और कोलंबिया। तो अगर मैप में हम कंडीशंस में देखें तो हमको मिलता है कि ओल्डन एज में, या ये कहें कि आज से 10 लाख बिफोर, ईयर बिफोर अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में केवल कुछ गिनी चुनी सिविलाइजेशन ही थी जिन्होंने वर्ल्ड में ह्यूमन एवोल्यूशन और पॉपुलेशन को इंक्रीज किया, जिसके अकॉर्डिंग वहां पर सबसे पहले ह्यूमन की बस्तियां बसना शुरू हुई, या ये कहें कि उनकी कॉलोनीज बनना शुरू हुई। और जब कॉलोनीज बनी तो उसी कॉलोनीज ने नई नई सिविलाइजेशन को जन्म दिया और हर सिविलाइजेशन ने कुछ ना कुछ इन्वेंशंस किए। दुनिया का सबसे पुराना इन्वेंशन और इनोवेशन आज भी फैशन में यूज हो रहा है, काजल और लिपस्टिक। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की चीज है और आज भी आप देख रहे हैं कि यूज हो रहा है। तो बस उसके सिर्फ रूप बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बदल गई है, लेकिन आज भी वो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। तो मैं आपको यही कोऑर्डिनेट करके दिखा रहा हूं कि ओल्ड और मॉडर्न में क्या डिफरेंस है और किस चीज को हम किस तरीके से पढ़ते हैं या इंटरैक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओल्डन एज में दुनिया की 5 महान सभ्यताएं थी। अगर पहली सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहली सिविलाइजेशन जो हमारी थी, जो कि उस जमाने में काफी रिच थी, दैट्स कॉल्ड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, अगर हम टाइम इरा की बात करें तो 7000 BCE से लेकर के टिल नाउ 5000 BCE तक यह दुनिया की सबसे महान सिविलाइजेशंस में से एक थी, ओल्डेस्ट एंड ग्रैंड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी सभ्यता जो आधा इंडिया आधा पाकिस्तान में फैली हुई थी, इसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं, या इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आजकल इसका नाम चेंज करने पर जिद अड़ा हुआ है, क्योंकि इसके जो ओल्डेस्ट एविडेंस मिले हुए हैं वो हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो ना होकर के, बल्कि वो राखीगढ़ी हरियाणा से मिलना शुरू होते हैं। तो आजकल इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाने लगा है। तो ये पूरा का पूरा एरिया उस समय इंडस के अंतर्गत अकॉर्डिंग आता था। तीसरी सिविलाइजेशन जो थी वो यहाँ अरब के रेगिस्तानों से शुरू हुई, विशेषकर स्पेशली फ्रॉम ईरान। जो आज ईरान है उसको ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस में यहाँ पर अरेबिक सिविलाइजेशन शुरू हुई, जिसने पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ दिया, और इसको हम कहते हैं अरेबिक सिविलाइजेशन। अरेबिक सिविलाइजेशन। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग, ठीक है, तो ये 3500 BCE से लेकर के 1750 BCE तक मिलता है। तो अगर हम गौर करें तो हमको पता चलेगा कि आजकल की जो डीएनए रिपोर्ट्स आ रही हैं, दुनिया भर के साइंटिस्ट इन्वेस्टर हो रहे हैं, दुनिया भर की जितनी भी चीजें मिल रही हैं, जितनी केमिकल छानबीन हो रही है, वो सब इस बात की तरफ इंडिकेट करती हैं कि इस सिविलाइजेशन ने पूरी दुनिया में सबसे पहले केमिस्ट्री को जन्म दिया था। तो हम देखेंगे आगे चल के कि कैसे। अरेबिक सिविलाइजेशन बहुत बाद का है, ये लगभग 3000 BCE के आसपास है, जबकि इसका इंडिया से कांटेक्ट हुआ लगभग 1000 BCE से लेकर के 600 ADE के आसपास, सॉरी 600 BCE के आसपास, जब फर्स्ट किंग दाहिर ने ईरान से इंडिया पर अटैक किया। उस समय इंडिया को पूरे इंडस कहा जाता था, तब की बात और थी, आज की बात और है। ये 3 सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। चौथी सिविलाइजेशन जो थी, इसका थोड़ा सा रोल आपको मिलेगा, ये चाइनीज सिविलाइजेशन थी, इसको हम बोलते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। आज भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लिखने के लिए कलम जो बनी है या पेन जो बनी है उसका
इन्वेंशन चाइनीजों ने किया। तो ये लगभग 600 टू 700 600 BCE टू 700 ADE इसके एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, जब सारी की सारी सिविलाइजेशन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रही थी तो इनके बीच कुछ ना कुछ आपस में डोनेशन और एक्सेप्शन चल रहा था। और उसके बाद फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, जिसका सबसे बाद में हुआ, वो थी यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ यूरोप, बाद में ये अमेरिकन सिविलाइजेशन का हिस्सा हो गया। तो यूरोप की चूंकि एक कॉलोनी थी अमेरिका, इसीलिए यहाँ से डेवलप होने वाली सिविलाइजेशन को यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला गया। क्या बोलते हैं बेटा? यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो अगर हम केमिकल्स की दुनिया की बात करें तो 7000 BCE से लेकर के 1750 BCE तक इन्होंने भी काफी सारे इन्वेंशन किए थे। तो आज हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि इसमें केमिस्ट्री आई कहां से। तो अगर हम बात करें तो हमारी पूरी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। ऋग्वेद में एक इंस्क्रिप्शन है, छित जल पावक गगन शमीरा, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करके रामचरितमानस, पिलग्रिमेज बुक ऑफ द वर्ल्ड। तो रामचरितमानस में विशेष करके हिंदू माइथोलॉजी में आप देखेंगे कि एक बुक मेंशन की गई है, उसमें इसका साफ साफ उल्लेख किया गया है, ह्यूमन बॉडी कैन बी कंस्ट्रक्ट बाय 5 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बनहु शरीरा। ठीक है, इसी तरीके से किसी दूसरे रिलीजन से या सिविलाइजेशंस की बात करें, इस्लामिक सिविलाइजेशन में भी कुरान के 34th सूरा में एक इंस्क्रिप्शन मेंशन की गई है, इलाविल ऊन। अगर आप कभी पढ़ेंगे तो अरबी में वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो जहां तक हमारा मानना है कि कल्चर और सिविलाइजेशन की दुनिया से परे बहुत सारे इन्वेंशंस लोगों ने किए और इसके जरिए आज जाकर के केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट हमको मिला। तो अगर हम बात करें इजिप्टियन सिविलाइजेशन की, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया, आपको यही देखना है। दुनिया में इजिप्ट एक ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले मेटल की डिस्कवरी की। किसकी? मेटल की। उस जमाने में मेटल की डिस्कवरी एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। और जो मेटल्स डिस्कवर किए गए उनमें सबसे पहला डिस्कवर किया जाने वाला मेटल था कॉपर। कॉपर के बाद दूसरा मेटल था टिन। टिन के बाद तीसरा मेटल था जिसे हम कहते हैं लेड। लेड के बाद फोर्थ मेटल था जिसे हम कहते हैं गोल्ड। और फिफ्थ एलिमेंट था जिसे हम कहते हैं सिल्वर। ये 5 एलिमेंट के बाद उन्होंने 6th एलिमेंट के रूप में जिंक की डिस्कवरी की। और इतने ज्यादा साइंटिस्ट थे वो, इतने ज्यादा साइंटिस्ट थे कि उनको ये पता था कि कॉपर और टिन को एक फिक्स्ड रेशियो 85% कॉपर और प्लस 15% टिन, दोनों को मिक्स अप करके एक मेटल एलॉय प्राप्त करते हैं जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं। और ये ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन दोनों से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसके एक्सेस बनाए जा सके, इसके दुनिया भर के हार्पून्स बनाए जा सके, जिसका यूज किया गया हंटिंग में। उस जमाने में चूंकि हंटिंग के अकॉर्डिंग सिविलाइजेशन चल रही थी, तो हंटर होने के कारण हमारी जो हंटर कंज्यूमिंग अथॉरिटी थी उसमें सबसे ज्यादा एक रिवोल्यूशन आया। इससे पेड़ कटने लगे, लैंड बॉडी क्लियर होने लगी, लोगों ने एक एक जगह पर कॉलोनीज बना के रहना शुरू किया, पॉट्स बनाए, इसके जरिए उन्होंने पॉट्स बनाए, टॉयज बनाए। और टॉयज बनाने के साथ साथ इन्होंने इसका यूज ज्वेलरीज में किया। किसमें? ज्वेलरीज बनाने में किया। और जब इन्होंने बना लिया तो इन्होंने बोट बनाने के लिए नीज बनाई, बोट नीज। इन्होंने इसके बड़े बड़े कील बनाए, नीज, और इसको ठोंक ठोंक कर लकड़ी में उन्होंने बड़ी बड़ी बोट्स बनाई। और जब बोट बन गई तो इस बोट से उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया। और बिजनेस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह इंटरैक्ट होना शुरू किया। जैसे इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर कहा जाता है, क्योंकि नाइल रिवर से होकर के एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना बहुत आसान है। वो प्लेन बॉडी है, उस पर दोनों तरफ से आना जाना पॉसिबल है। तो सबसे पहले इन्होंने जो बोट्स बनाई इजिप्शियंस ने, इसके जरिए इन्होंने इंडस तक की यात्राएं शुरू की। बीच बीच में अरेबियंस के संपर्क में आए, जहां जहां से उनका कांटेक्ट होता गया वहां वहां से उन्होंने कुछ अच्छी चीजें हायर की, सीखा, बनाया। और इस बोट और नीज के बिजनेस के लिए इन्होंने बार्टर सिस्टम लागू किया। क्या यूज किया? बार्टर सिस्टम। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे पहला बार्टर सिस्टम यूज करने वाला कंट्री इजिप्ट था।
और इजिप्ट ने ही सबसे पहले पूरी दुनिया को सिखाया कि किसी चीज का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। जैसे आज आप लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज करते हैं, ठीक है, मास को गेन करने के लिए आप किलोग्राम यूज करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए आप मीटर से बड़ी यूनिट किलोमीटर वगैरह यूज करते हैं। तो इन्होंने एक बार्टर सिस्टम बनाया जिसके जरिए किसी चीज की मेजरिंग कैलकुलेट की गई। इजिप्शियंस यही नहीं रुके, जब इनके पास सरप्लस फूड हो गया, सरप्लस फूड हो गया, तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सरप्लस फूड को वो स्टोर करना सीखने लगे। और दुनिया में सबसे पहला स्टोरेज मैनेजमेंट वो इजिप्ट में ही मिला है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो दुनिया में सबसे पहला स्टोरेज मैनेजमेंट जो है वो इजिप्ट में मिला है। इतना तगड़ा इनका स्टोरेज मैनेजमेंट था कि इन्होंने डेड बॉडी तक को भी प्रिजर्व कर लिया था। डेड बॉडी प्रिजर्वेशन से परिचित थे। और इवन यहां तक ही नहीं, ये चीज आज भी आपके घर के किचन में मौजूद है। 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, इसी में डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है जिससे मिलियंस ईयर तक वो खराब नहीं होती। आपने देखा होगा कि अचार को हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही स्टोर करते हैं। मस्टर्ड ऑयल में पाया जाने वाला कंपोनेंट 40% HCHO विच कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, फॉर्मेलिन इस सॉल्यूशन को बोलते हैं। इसमें आपने लैब में देखा होगा जितने जानवरों के ऑर्गन्स रखे जाते हैं या जितनी भी चीजें रखी जाती हैं वो सब इसी के अकॉर्डिंग रखी जाती है, इसी में सोल्यूशन डुबो कर देते हैं। या पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी रिलीज की जाती है उसमें जगह जगह कॉटन में डुबो करके इसको अंदर सिल दिया जाता है ताकि डेड बॉडी खराब ना हो। तो पहले केमिकल्स का यूज जो किया वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन वालों ने की। ये यही नहीं रुके, जब इनके पास टाइम मिल गया तो इन्होंने फैशन की दुनिया में कदम रखा। और फैशन की बात अगर हम करें तो सबसे पहले इन्होंने लेदर क्लोथ्स बनाए, टेंट बनाया। और टेंट बनाने के बाद इन्होंने फैट का यूज किया अपने रात में उजाले के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, फैशन की दुनिया में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज हुआ, जिसमें कार्बन से काजल और आईलाइनर जिसे आजकल आप कहते हैं, और लिपस्टिक जो कि गम से बनाई जाती थी, लिपस्टिक, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले इजिप्शियंस ने की। तो अगर आपको गौर से याद होगा तो ये सारी चीजें आज आप मॉडर्न केमिस्ट्री में, ये क्लास 11th का है बेटा, क्लास 11th का इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री है कि व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड हाउ कैन केमिस्ट्री डेवलप्ड। देखते चलो, सीखो। होता ऐसा है कि लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, सीधा टॉपिक पर आते हैं, जबकि ये केमिस्ट्री की हिस्ट्री है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं इस वजह से आपको बता दे रहा हूं कि केमिस्ट्री 1 by 1 डे बाई डे डेवलप होने वाली प्रोसेस नहीं थी। साइंस से इसका सेपरेशन कैसे हुआ और किस तरीके से ये साइंस से डिफरेंस है, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि केमिस्ट्री बाकी साइंस से किस तरीके से सेपरेट की गई। लेट वी कम टुगेदर। चाइनीज सिविलाइजेशन की बात अगर हम करें, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में पूछ लिए जाते हैं जिसका किसी के पास जवाब नहीं होता। चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें तो इन्होंने केमिस्ट्री में सिर्फ 3 चीजें खोजी। सबसे पहली चीज जो इसने खोजी वो थी कंपास, जो कि एक मैग्नेटिक फॉर्म होता है जो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंट्रोड्यूस करता है। चाइनीज सिविलाइजेशन ने दूसरी चीज जो डिस्कवर की वो थी पेपर फार्मिंग। कागज बनाया इन्होंने, पेपर, जिससे लिखना पढ़ना संभव हो सका। अच्छा, आपने क्लास 10th का एग्जाम दिया है, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। तो आपने क्लास 10th का एग्जाम दिया है, क्लास 11th से आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये आपकी फर्स्ट क्लास है। इससे आपको ये सीखने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से आप केमिस्ट्री को हैंडल करेंगे। तो इवन यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, डजंट मैटर, आई विल एक्सप्लेन इन बोथ मीडियम। ओके, हाँ बेटा आओ। CR7 स्वागत है। कैंपस, कंपास, पेपर फार्मिंग सिखाया। और तीसरी चीज जो चाइनीज सिविलाइजेशन ने दिया, जिसको आज तक हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, चाइना का इसके लिए पूरी दुनिया को रेडी होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं वाइन और बियर। बियर बनाने की प्रोसेस, पहली फर्मेंटेशन की प्रोसेस, ये कहें कि
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्योर इंट्रोडक्शन जो किया, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, वो सबसे पहले चाइनीज सिविलाइजेशन ने ही किया। इन्होंने सबसे पहले फ्रूट्स को स्टोर करने की प्रोसेस में फ्रूट जूस से एल्कोहल बनाई, और इसको वो लोग यूज करते थे अपनी डेली लाइफ में, और उनका मानना था कि इसको पीने से एज बढ़ती है। अब हम आते हैं अरेबिक सिविलाइजेशन की तरफ। अरब का एक किंग था गेबर। गेबर पारस स्टोन खोज रहा था। क्या? पारस स्टोन खोज रहा था। वो इसको तो नहीं खोज पाया, एक ऐसा स्टोन जिसे आयरन के साथ टच करने पर वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता था। हो सकता है उस जमाने में कोई रेडियो एक्टिव प्रोसेस रही हो, या कोई रेडिएशन ऐसी रही हो जो किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर देती है। जैसे आप लोग मॉडर्न स्टूडेंट हैं, आपने आयरन मैन मूवीज देखी होगी, तो उसमें देखा होगा कि एक एलिमेंट को वो नए एलिमेंट में कन्वर्ट करता है जो उसके सूट को एडॉप्ट कर जाता है। तो वो टेक्नोलॉजी वो उस जमाने में खोज रहा था जब पूरी दुनिया गोबर युग में जी रही थी। जरा सोच कर देखिए। थैंक यू। तो इस तरीके से पारस स्टोन खोजने के चक्कर में उसने एक ऐसा सॉल्यूशन खोज दिया जिसका नाम है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl प्लस कंसंट्रेट HNO3 इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 3:1। दोनों के इसी को मिला करके इन्होंने पारस स्टोन की डिस्कवरी की। इन दोनों का मिक्सचर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें डाला गया कोई भी मेटल डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो गेबर ने पारस स्टोन की खोज की। दूसरा, अरेबिक सिविलाइजेशन ने फूड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज पर बहुत ध्यान दिया। आज जितना भी फूड प्रिजर्वेशन की प्रोसेस आप देख रहे हैं, साल्टिफिकेशन एंड डिसाल्टिफिकेशन, अचार बनाना, बड़े बड़े फ्रूट्स को सुखा कर रखना, ड्राई फ्रूट्स बनाना, क्यों? क्योंकि अरेब कल्चर में आप देखेंगे तो वहां पानी की मात्रा बहुत कम है। किसी भी अरेबियन कंट्रीज में देखें, वहां पानी बहुत कम है। तो जिस कंट्री में जिस चीज की कमी होती है उस चीज को वो लोग स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से फूड प्रिजर्वेशन की पहली टेक्नोलॉजी आई। आज भी आप देखते हैं इंडिया में मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स अरब से ही आता है। ठीक है, जितना आप यूज करते हैं उस ड्राई फ्रूट का मैक्सिमम हिस्सा अरेबियन कंट्री से आता है, क्योंकि डेजर्ट में ही ऐसे प्लांट भी होते हैं। खजूर जो आप खाते हैं, इस समय तो रमजान भी चल रहा है तो बहुत सारे लोग उसका यूज कर रहे होंगे। इसके अलावा अंजीर है जो आपने देखा ही होगा। ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स जो आते हैं वो अरेबियन कंट्रीज से ही आते हैं। जस्ट ए सेकेंड। टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। फूड प्रिजर्वेशन के अलावा अरेबिक सिविलाइजेशन में जो थर्ड चीज हमको मिली वो थी रिवर्स ऑस्मोसिस। क्योंकि ये साल्ट लेक का इलाका है, यहाँ पानी कम है, तो उन्होंने सी वाटर को प्योरीफाई करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया, एंड दैट्स कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आज आप जानते हैं आरओ वाटर। आरओ वाटर ये वाटर फिल्ट्रेशन की एक तकनीक थी। इस सी वाटर को हम किस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और माफ कीजिएगा ये आपके क्लास 12th के पहले चैप्टर में आपको मिलेगा। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज उतनी भी पुरानी नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम आज भी इसकी स्टडी कर रहे हैं कि उस जमाने में लोगों ने इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया था। ये हैरानी का सब्जेक्ट है, और आज भी इस चीज पर डिस्कवरीज हो रही हैं। आज भी हम इतना प्योरीफाइड दूसरा कंपाउंड नहीं बना सके हैं जिसकी इतनी अच्छी मेम्ब्रेन बन जाए कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा इंटरैक्ट करे, जैसा कि उन्होंने उन दिनों जानवरों की स्किन के निचले हिस्से को खुरच करके बनाया था। बस समझ रहे हैं? आज भी मैक्सिमम आरओ सिस्टम इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जो आपके घर में आरओ लगा होगा उसका जो फिल्टर सिस्टम होता है वो इसी बेसिस पर, रिवर्स ऑस्मोसिस के बेसिस पर वर्क करता है। तो इनका अगर मोटी मोटा देखा जाए तो ये तीन चीजों में बहुत बड़ा जो है इनका एम्बिशंस था, जिसको इन्होंने प्रोड्यूस किया, और ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए ये एक बहुत अच्छा लैंडमार्क बना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहला ग्रंथ जो हमको लिखा हुआ मिलता है, सबसे पहला इंस्क्रिप्शन, दैट्स कॉल्ड ऋग्वेद। ऋग्वेद जब हम उठाते हैं तो हमको चार चीजों के बारे में नॉलेज मिलता है। ऋग्वेद सबसे पहले ये बताता है कि ज्योतिष किसे कहते हैं, माने उस जमाने में
जिस प्लेनेटरी सिस्टम को हम अर्थ पर इंडिया से नहीं देख सकते थे, केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के स्पेस से ही देखा जा सकता है, उस तक की इनको सटीक जानकारी थी, उसका मोशन, उसका मूवमेंट और उसका अलाइनमेंट सब कुछ ज्योतिष में हमारे पहले से ही लिखा हुआ है। ज्योतिष के अलावा इनको मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज था, विशेष करके एलजेब्रा का, मैथमेटिक्स का नॉलेज था, विशेष करके एलजेब्रा का और एलजेब्रा का यूज इन्होंने किया। बौधायन थ्योरम आपने पढ़ी है क्लास 10th में, जिसे आप पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो एलजेब्रा में जनेऊ जो पंडित लोग पहनते हैं, उनसे नाप करके सबसे पहले यज्ञ वेदी बनाई जाती थी, हवन कुंड जिसको हम कहते हैं। वो हिंदू पिलग्रिमेज माइथोलॉजी में बहुत जगह यूज होता है, आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं फिल्मों में, कहीं ना कहीं जो शादी विवाह जिसके किनारे फेरे लिए जाते हैं, तो वो सब मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बनाए जाते थे कि ट्रायंगल होगा, कि टेट्रागोनल होगा, कि पेंटागोनल होगा, उसका साइज एंड शेप सब ये एल्जेब्रिकल समेशन से कैलकुलेट किया जाता था। ज्योतिष और मैथमेटिक्स के बाद दूसरी चीज, इनको मेटल्स का नॉलेज था, और दुनिया में मेटल्स ज्वेलरी बनाने में इनका कोई सानी नहीं था। मेटल्स ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करने में इनका कोई सानी नहीं था। इन्होंने पूरी दुनिया से बिजनेस किया, और बिजनेस करने के चक्कर में ये अपने नॉलेज को स्प्रेड करते गए। इनका नॉलेज सबसे ज्यादा इस बात में था कि जब हमको उस जमाने में पूरा का पूरा आयुर्वेद का ज्ञान था, किसका? आयुर्वेदा का ज्ञान था, और इस आयुर्वेदा में सारे के सारे एलिमेंट, मेटल, एसिड बेस, जिसको हम वात, कफ और पित्त कहते हैं, एसिड एंड बेस का इनको बहुत अच्छा नॉलेज था, और ये पूरी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस सिस्टम को जानते थे, विच कॉल्ड आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद के जरिए इन्होंने दुनिया में सबसे पहले मेडिकल साइंस की शुरुआत की। मजे की बात आप देखेंगे, इन द एज ऑफ अशोका इन इंडिया अबाउट 327 to 300 BC, वहां पर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ दो ऐसे फिजिशियन और सर्जन हुए जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले एक तरीके से आप कहें पलट दिया। पलटने का इन द सेंस कि हमारे यहाँ चरक हुए, जिनको दुनिया में सबसे बड़ा फिजिशियन माना जाता था। इवन आज तक जो आप BAMS की डिग्री लेते हैं उसमें चरक संहिता आपको पढ़नी पड़ती है। मजे की बात यह, और वो उस एज में लिखा गया है, कब? 4000 5000 ईयर बिफोर। सोचो उस समय हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन या ह्यूमन बॉडी के पूरे केमिकल्स की छानबीन करके इन्होंने लिखा रहा होगा, कितनी सारी बॉडीज को इन्होंने एनालाइज किया रहा होगा, तब वो नॉलेज अर्न करके उसको उस जमाने में लिखना और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांजैक्ट करना, ये मामूली काम नहीं है। आज भी केमिस्ट्री में जितनी एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटी एनर्जेटिक्स, ट्रैंकुलाइजर, जितनी मेडिसिन आती हैं, वो सब की सब चरक जैसे फिजिशियंस को उसी समय नॉलेज था। महर्षि भारद्वाज ने सबसे पहले कश्मीर में एक जो है कमेटी बुलाई थी, जिसमें सबसे पहले इसका विवरण दिया गया। और तो और जब आधी दुनिया, पूरे अमेरिकन उस समय सिर्फ हंटर थे, इनको कुछ भी नहीं पता था, इवन आयरन तक की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब आयरन तक की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इनको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। उस समय हमारे यहाँ के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सुश्रुत, और ये उस जमाने में सर्जरी के स्पेशलिस्ट थे, और सर्जरी करते समय इन्होंने मायोपिया, जिनकी आंख से कम दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, मायोपिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? मायोपिक हो जाना, वो आंख के ऊपर एक मेम्ब्रेन पड़ जाती है, दैट्स कॉल्ड मायोपिया। तो जिनकी आंख से धुंधला, मोतियाबिंद कहते हैं हिंदी में, हाँ मोतियाबिंद, उसकी इन्होंने सर्जरी करके उस जमाने में जब अच्छे इक्विपमेंट थे ही नहीं, इवन कैंसर तक के ट्रीटमेंट का फिजिशियंस के द्वारा आयुर्वेदा में विधान किया गया। तो अब आप सोच लें कि उनका साइंस और उनकी केमिस्ट्री कितनी एडवांस रही होगी बिफोर अस। अब हम आते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन की तरफ। यूरोपियन सिविलाइजेशन में 7000 BCE के आसपास सबसे पहला साइंटिस्ट हुआ एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु कहते हैं हिंदी में। इसने सबसे पहले नेचुरल साइंस लिखा। देखो एक चीज तो स्पष्ट है, यूरोपियंस ने एक काम बहुत अच्छा किया, उन्होंने जो कुछ भी इन्वेंशन किया उसको इंस्क्रिप्ट करके बुकों में परमानेंट रखा, ताकि आने वाली जेनरेशन को इसे दोबारा न डिस्कवरी करना पड़े। जबकि हमारे यहाँ क्या था, ओरली इसे गुरुकुलों में रटा दिया जाता था, एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन, दूसरी जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन, इस तरह रटा करके काम चलाया जाता था।
जबकि इन्होंने रटाया नहीं, इन्होंने हर चीज को बकायदा मेंशन करके हार्बेरियम फाइल बना करके रखा, ताकि इनकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इस नॉलेज को बिना कहे सुने पढ़कर ही समझ सके। यही डिफरेंस था ओल्डेस्ट और मॉडर्न साइंस में। तो एरिस्टोटल के बाद जब हम साइंस की बात करते हैं तो उसके बाद आता है प्लूटो। प्लूटो को सर्जरी में बड़ी रुचि थी। उसने सुन रखा था कि इंडिया में बहुत अच्छी सर्जरी होती है, यहां से आने जाने वाले लोगों से वो किताबें मंगवाकर पढ़ा करता था इनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए। प्लूटो के बाद जब इस पर यूरोपियंस पर अमेरिकन का प्रभुत्व बढ़ता गया, धीरे धीरे यूरोप में आपस में दंगे छिड़ने लगे, तो इनका कांटेक्ट अरबों से, अमेरिकन से और अफ्रीकन के साथ साथ इंडिया के लोगों से भी हुआ। उस समय इन द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर अराउंड 325 बीसीई के आसपास हम देखेंगे तो इसके दो साइंटिस्ट मिलते हैं, एक इसकी अमेरिकन ब्रांच है, दूसरी इसकी ब्रिटिश ब्रांच है। तो अमेरिकन ब्रांच में एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज उसने सबसे पहले एलिमेंट्स की बात की, और आर्किमिडीज के साथ जे बर्जीलियस एक दूसरा साइंटिस्ट हुआ जिसने सबसे पहले एक थियरी बनाई जिसका नाम था वाइटल फोर्स थियरी, और इसी को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और आर्किमिडीज के बाद इसी ब्रांच में एक साइंटिस्ट आगे चल के 17th सेंचुरी में हुआ जिसका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड वर्ड यूज किया। एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड वर्ड यूज किया, और उसने बताया कि पूरा का पूरा नेचर इन्हीं 3 टाइप के मैटर से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गुड इवनिंग, राधे राधे। पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारा इन्हीं 3 टाइप के कंपोनेंट से एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम बात करें तो जिस टाइम पीरियड पर ये डिस्कवरीज हो रही थी, इजिप्टियन सिविलाइजेशन में एक साइंटिस्ट हुआ। साइंटिस्ट क्या था? ये एक चर्च का फादर था जिसका नाम था फादर लेवाइजर। फादर लेवाइजर, इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फादर लेवाइजर। और फादर लेवाइजर ने उस जमाने में लगभग 5000 बीसीई के बाद जैसे जैसे साइंस का डेवलप हुआ था, लगभग 16th 17th सेंचुरी में, कब? 16th 17th सेंचुरी में फादर लेवाइजर ने सबसे पहले केमिकल्स की छानबीन की, और इसने जो इजिप्ट के नाइल रिवर के किनारे की जो मिट्टी थी, क्ले, उसके एंटीबायोटिक्स नेचर को पहचाना और क्ले ट्रीटमेंट शुरू किया, मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में। ट्रीटमेंट, क्ले ट्रीटमेंट शुरू किया, और इस क्ले में पाए जाने वाले नेचर को उसने बोला कीमियागिरी। क्या बोला? कीमियागिरी। और बाद में जब यूरोपियंस ने इस पर अटैक किया तो इसी कीमियागिरी को उसने नाम दिया केमिस्ट्री, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ मैटर। नॉलेज ऑफ मैटर, नॉलेज ऑफ मैटर। और इसीलिए फादर लेवाइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। उसके बाद तो इन्वेंशंस की बहार आ गई। एक साइंटिस्ट हुआ जॉन डाल्टन के टाइम पे जिसका नाम था रॉबर्ट बायल। रॉबर्ट बायल, उसने सबसे पहले न दिखने वाली चीजों पर नियम बनाए, और न दिखनी, सर मैं ट्रांसलेटर वाला हूं। हाँ हाँ पता है याद है मुझे, मैं भूलता नहीं हूं। आई नेवर बी फॉरगेट एनी ऑफ द माई स्टूडेंट हु हैज बीन पास्ड अवे बाय मी। तो मुझे याद रहता है कि किसको कब मैंने कहाँ किस ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था। तो जो बच्चे इंटरैक्ट करते हैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके जितने भी छोटे भाई बहन हो जिनका 11th कमजोर हो, या आप खुद भी आगे प्रिपेयर करना चाहते हो, बहुत सारी तैयारियां हैं, CUET वगैरह के एग्जाम्स हैं, तो उसमें आपको इससे हेल्प मिलेगी, बहुत सारी हेल्प मिलेगी। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये वीडियोस पहुंचा सके, क्योंकि ये इकलौता वीडियो है जो सिर्फ शायद मैं ही बनाता हूँ। पूरे यूट्यूब पर आप डिस्कवरी कर लीजिए कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको जो लोग भी पढ़ाएंगे वो सीधे उठा करके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से पढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि आप इसका बेसिक नॉलेज और बेसिक कॉन्सेप्ट अपीयर करें।
जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचेंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा मेंशनिंग होगी और उतना ही ज्यादा से ज्यादा आप और हम दोनों पावरफुल बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस डेमो वीडियोस को आप स्प्रेड करें, जितने भी बच्चे हों उन तक पहुंचना चाहिए, चाहे जहां चाहे जिस प्लेटफॉर्म से देख रहा हो, डजंट मैटर फॉर whom and why. If you are belonging from English medium, you can just watch it immediately with us and you can find out these video on the platform of AK Academics. Download the app from Google Play and just introduce yourself with others. तो मेरा यही मानना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो केमिस्ट्री एक दिन का परिणाम नहीं है, मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से कई सिविलाइजेशंस के कई 1000 ईयर के डिफरेंशिएशन में गुजरता हुआ धीरे धीरे आज चलकर हम जहां तक पहुंचे हैं। रॉबर्ट बायल ने जब न दिखने वाली चीजों पर नियम बनाए, गैस लॉ जिसको हम कहते हैं, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। और जेम्स जेफरसन बर्जिलियस को फादर ऑफ ऑर्गेनिक कहा जाता है। जॉन डाल्टन को मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही एलिमेंट में क्लासिफिकेशन और डिफरेंस किया था। मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री, कभी कभी ये वर्ड पूछ लेता है छोटे छोटे एग्जामिनेशंस जैसे IERT, पॉलिटेक्निक, इन सब एग्जामिनेशंस में ये चीजें पूछी जाती है। उसके बाद तो इंडिया में बाहर आ गई, दुनिया भर के नाइट्रेट से लेकर सल्फेट तक की डिस्कवरी हुई। जैसे जैसे साइंस डेवलप करता गया आज हम जहां तक पहुंचे हैं, जहां से हमारा फ्रॉम इवोल्यूशन टू रिवोल्यूशन, ठीक है। तो जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो हमको इस बात के लिए अलाउ करते हैं कि हमको आज तक केमिस्ट्री तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और ये एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं है, इसमें कई सिविलाइजेशन आई और गई। जब शुरुआत में केवल इतने ही मेटल्स का हमको नॉलेज था और हम केवल कुछ ब कुछ मेटल एलॉय बना पाते थे, लेकिन 3rd सेंचुरी BCE में जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो उसने पूरी दुनिया को देखने का, लोगों का नजरिया उठाकर पलट दिया। द एटीट्यूड मस्ट बी चेंज विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स एंड आयरन कैन चेंज whole of the civilization in the entire world. And if you are interacting with the possibilities of these elements, you can found that the history of chemistry has been developed neither in a day. It will develop from time to time, era to era and invention to invention. हाँ ठीक है बेटा, आपको पॉलिटेक्निक का एग्जाम्स देना है तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं। अभी इस चीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम और करेंगे, लेकिन वो किसी नेक्स्ट डे, किसी नेक्स्ट डेमो में, या जब क्लास स्टार्ट होगा तब कर पाएंगे। क्योंकि आज ये डेमो है, डेमो एक इंट्रोडक्शन के रूप में दिया जाता है, हर स्टूडेंट्स के लिए इसे प्रोवाइड किया गया है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब करा है, मैं चाहता हूं आपके जितने भी अर्चित परिचित हों वहां तक ये वीडियो शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि केमिस्ट्री के बारे में एक मॉडर्न अप्रोच और एक लिंकिंग अप्रोच दोनों आपको मिल सके। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि इस डेमो वीडियोस को आज हम लोग यहीं रोक रहे हैं, इसका टाइम पूरा हो चुका है। तो जितना भी हो सके इसे आप दूर दराज तक के ग्रामीण इलाकों में आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं सब तक इसे फॉलो अप करें और इसका फायदा उठाएं। तो मैं प्रशांत शर्मा AK एकेडमिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर सारे नए बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस नॉलेज से परिचित हों, क्योंकि दुनिया में केमिस्ट्री पढ़ाने वाला आपको बहुत कोई मिलेगा, लेकिन हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता। तो मैंने ये शुरुआत की है और मैं चाहता हूं कि आप इससे परिचित हों। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर। 1 अप्रैल से हमारी सारी क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। आप अगर बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरा पैकेज मिलता है, जिसमें डेली प्रैक्टिस पेपर, लाइव सॉल्यूशन, NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन, हर चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ताकि आपको उसे पढ़ने में दिक्कत ना हो। आप उस नोट्स में कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं, आपको नोट्स बनाने से बच जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो अब इसके साथ ही मैं विदा लेना चाहता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।